काम कर रहे हैं। आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज के और एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपने इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज बेलगाम में भी अपनी खिदमत अंजाम दी है। साथ ही आप एजुकेशनिस्ट भी है, रिफॉर्मर भी है। और मैं ये बात बताता चलूँ कि बानी अशुबान मरहूम रशीद कौसर फ़ारूकी साहब के आप पर्सनल मेडिकल डॉक्टर भी थे। सर, जिनको हम मरहूम सर कहते हैं उनको, तो सर के साथ आपकी बातचीत हुआ करती थी और मेडिसिन्स पर और यूनानी मेडिसिन्स, हर्बल मेडिसिन्स पर आप वो जो है वो इस मैदान में काम कर रहे हैं। और आज हमारे बीच ये हमारा एज़ाज़ है, हमारी खुशकिस्मती है कि मस्तान साहब यहाँ पर आज तशरीफ़ रखते हैं और आज वो हमारे सामने कैंसर के बारे में आपके सामने जो है अवेयरनेस जो है वो पेश करेंगे। मैं आवाज़ देता हूँ डॉक्टर मस्तान साहब को। फ्री चाहिए तो ये भी है, ये लगो, इससे क्या होने का है? ये फ्री है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होता, इधर खोल सकते देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रिस्पेक्टेड मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी शफीना अंदर साहब, इम्तियाज़ साहब और अशुबान के सदर बशीर साहब और उमर साहब और तनवीर साहब, ये पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट, एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट बोलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट के लिए लोग MBBS, MD, MS, उसके बाद वो कुछ एक कोर्स होता है और उसी इलाज को लोग अल्टीमेट इलाज समझते हैं। लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट से, अपनी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे कैंसर के इलाज को थोड़ा सा डेवलप किया हूँ। और फ़िलहाल पूरी इंडिया से मेरे पास, पूरे वर्ल्ड से लोग मेरे पास यूनानी इलाज के लिए आते हैं, कैंसर के इलाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर तारुफ करता हूँ ताकि आपके सामने कौन आदमी, कौन शख्सियत बात कर रही है जिसकी अहमियत थोड़ी सी आपको लगे। मैंने 1999 से प्रैक्टिस शुरू किया हूँ दोस्तों। ये आज उसको 25 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में था तो उसी वक्त 6 महीने 1 साल के बाद क्लिनिक्स ज्वाइन करना शुरू किया, हॉस्पिटल ज्वाइन किया हूँ, नाइट ड्यूटीज़ करता था। वो 6 साल का वो तजुर्बा अगर हम ऐड करेंगे तो 30 साल का अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। और ये तजुर्बा ने हमें ये सिखाया है कि हम जो है कुछ स्पेशलिटी में काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी प्रैक्टिस चलती थी, बुलटिकरी में प्रैक्टिस चलती थी या जो भी हॉस्पिटल वगैरह चला, कहीं पर भी पेशेंट्स की कोई कमी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन, एज ए बिजनेस पर्पज में बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से काम चलता था। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी कि बाबा कुछ ऐसा काम किया जाए कि शायद अल्लाह ने उस काबिल कुछ बनाया है हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है करीब 15-16 साल की मेहनत के बाद ये पोजीशन है कि MD जो MBBS MD है या MS है, ये लोग इनके केसेस हमारे पास भेजते हैं कि डॉक्टर साहब अभी हमारे पास ये पेशेंट का कुछ नहीं हो सकता है, आप इनको मैनेज कीजिए, आप आपके हिसाब से यूनानी मेडिसिन दीजिए। ऐसे मैं आपको कई एक मिसालें दे सकता हूँ। तो दोस्तों करीब जो है पिछले 15-18 साल से हम लोग जो है कैंसर की प्रैक्टिस में हैं और यूनानी डॉक्टर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं। करीब 700 से 800 के करीब मेरे लेक्चर्स हुए हैं यूनानी डॉक्टर्स के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। 4-5 हज़ार मेरे स्टूडेंट हैं पूरी इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक काम करने का तरीका ये है कि जो कुछ भी नॉलेज, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, मेरे नॉलेज में भी कुछ कमी कोताही हो सकती है। जो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी उसको जो है वो ढूंढ सकता है, लेकिन मेरा अपना नॉलेज मैं फौरी शेयर करते रहता हूँ
लेक्चर्स के ज़रिए। तो उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में इतना बड़ा अवेयरनेस आया है कि यूनानी डॉक्टर्स, आपने देखा होगा कि वो यूनानी प्रैक्टिस नहीं करते, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग यूनानी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। एक एक नुस्खा, यानी आप लोग ने सुना होगा कि हकीम लोग कभी नुस्खे नहीं बताते, हकीम लोग अपने नुस्खे अपने साथ कब्र में लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस चीज़ को तोड़ा और जो नुस्खे हम लोग हमारे क्लिनिक में सक्सेसफुली इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बहुत सारे यूनानी डॉक्टर्स को हमने वो दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाब जारिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बन रहा है। दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर दिख रहा हूँ, मैं हाँ लाइट बंद कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तन्वी साहब उसको छोड़ दीजिए, मेरे को लैपटॉप दे दीजिए। यहाँ से भी बात करें चलें। हाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो छोटा सा है। पीछे लो। हाँ नहीं, मुझको लैपटॉप दे दीजिए। हाँ उसको निकाल दीजिए, वहाँ देखने की बजाय आप मुझसे रूबरू हो। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो टॉपिक का नाम है कैंसर। आप लोगों ने सुना होगा आज से 40-50 साल पहले बहुत हैरत होती थी अगर किसी को कैंसर होता था। आज हर दूसरे तीसरे घर में आप एक कैंसर के पेशेंट देख सकते हैं। और जब एक घर में कोई एक कैंसर का पेशेंट, दोस्तों बहनें सुन रही है सब, प्लीज़ रिप्लाई, आवाज़ आ रही है? तो बहरहाल एक किसी घर में कोई कैंसर का पेशेंट अगर उसको डायग्नोस होता है तो आपने उस घर की हालत देखी होगी। इमोशनली पूरी तरह वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फाइनेंशियली पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, लाखों रुपये जो है एक एक पेशेंट का जो है जाता है। और ये हार्ड अर्न मनी जो है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, हर आदमी इससे सफ़र हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों को कैंसर हो रहा है, गैर मुस्लिमों को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर आदमी इससे सफ़र कर रहा है। और हर इंसान जो है इस काबिल है कि हम एज ए मुस्लिम उसकी खिदमत कर सकें। तो ये जो मसला है दोस्तों, फाइनेंशियली और इमोशनली और इकोनॉमिकली हर तरीके से ये मसला कैंसर का बहुत बड़ी एक तादाद है। 7 से 8 लाख फैमिलीज़ हर साल, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी है जो हर साल कैंसर के इलाज को करते करते गुर्बत में जा रही है। और ये मामला 10, 15, 20 साल में कहाँ पहुँचने वाला है आप लोग सोच सकते हैं। 15-20 साल पहले जितने कैंसर के पेशेंट हम लोग सुनते थे, कहीं कहीं आज उसमें कई गुना इजाफा हो रहा है। और यही मामला अगर 10-15 साल चलता रहा तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। और हो सकता है कि हम में से भी बहुत सारी फैमिली, अल्लाह ना करे ऐसी हो, जिनके किसी एक मेंबर को ये हो, और उस वक्त फिर हमको उसका एहसास हो कि बाबा हम कुछ कर सकते थे। और आज जो कुछ भी नॉलेज, जो कुछ भी जो है चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ आप इसको पहुँचा सकते हैं, कोई पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। एक मामला है कि बाबा मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आए, मैं पैसे कमाऊँ, ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर कोई नॉलेज अगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और वो आपने उस कैंसर के पेशेंट को शेयर किया जो मेरे पास कभी नहीं आने वाला है, और उसको शिफा मिलती है, कुछ आराम मिलता है, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है दोस्तों। तो मैं शॉर्टकट में बताता चलूँ कि एक तो कैंसर की हिस्ट्री क्या है। कैंसर की हिस्ट्री जो है ये हज़ारों साल पुरानी है। और कैंसर की हिस्ट्री और मेडिसिन की हिस्ट्री दोस्तों, आज मॉडर्न मेडिसिन 100-150 साल पुरानी है, लेकिन यूनानी मेडिसिन का जो हिस्ट्री है वो 5000 साल 6000 साल पुरानी है। और यूनानी मेडिसिन से ही बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न वालों ने अडॉप्ट की है। मॉडर्न मेडिसिन ने कुछ नया कहीं से लाया नहीं है। आपने सुना होगा इब्न सीना, किसी ने नाम सुना है? किसी ने सुना है नाम? बुअल सीना, इब्न सीना यूनानी हकीम थे। उनकी जो एक किताब है अल कानून फी तिब, कैनन ऑफ मेडिसिन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उस किताब को मॉडर्न मेडिसिन वाले आज भी रिफ़र करते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और वो किताब मॉडर्न मेडिसिन में 200 साल तक उनके सिलेबस में रही। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि यूनानी वालों ने इस पर मेहनत नहीं की है। इसके लिए आज यूनानी को लोगों ने थोड़ा भुला दिया है, यूनानी बैकफुट पर है। उसके बावजूद भी यूनानी के कॉन्सेप्ट इतने गहरे हैं कि मैं समझता हूँ एज ए यूनानी फिजिशियन 20-25 साल के प्रैक्टिस के बाद ये बोल सकता हूँ कि दुनिया में अगर कोई सिस्टम कैंसर के इलाज में सही नहज पे कर सकता है, इलाज सही तरीके से मसले को हल करने की कोशिश कर सकता है, तो वो यूनानी मेडिसिन है। नेचुरल मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ, नेचुरल तरीक़ेकार, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इतनी पावरफुल है कि आज इस तूफान में अगर यूनानी मेडिसिन पे सही तरीके से रिसर्च हो जाए तो एक बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है।
तो दोस्तों यूनानी मेडिसिन, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक हकीम, एक सर्जन थे जिनका नाम था अबुल कासिम अल ज़ोहरावी। आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। तो अबुल कासिम अल ज़ोहरावी यूनानी सर्जन, यूनानी फिजिशियन थे। उन्होंने सबसे पहले बायोप्सी का कॉन्सेप्ट लाया। यानी थायराइड ग्लैंड में एक गांठ थी किसी पेशेंट को, उन्होंने उसमें से ब्लड निकाल के उसको नेकेड आई से एग्जामिन करके उन्होंने बताया कि बाबा ये इस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले जो पायनियर है बायोप्सी की, वो कौन है? यूनानी फिजिशियन अबुल कासिम अल ज़ोहरावी एक ऐसे सर्जन है जिन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ही वॉज द इन्वेंटर, ही वॉज द पायोनियर। अबुल कासिम अल ज़ोहरावी एक ऐसे यूनानी फिजिशियन है जिन्होंने सबसे पहले फीमेल में, लेडीज़ में सीए ब्रेस्ट के लिए सर्जरी को रिकमेंड किया। उन्होंने बताया कि इस गांठ के लिए सर्जरी ज़रूरी है। तो बोलने मतलब ये है कि सर्जरी किसी एक पैथी की कोई जागीर नहीं है। यूनानी और आयुर्वेदा हज़ारों साल से सर्जरी को करते आए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी मेडिसिन से हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी रिजल्ट्स पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप बहुत ज़्यादा मेरी बात को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं रखूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। दो चीज़ें आपसे आज शेयर करूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ ये शेयर करूँगा कि कैंसर हो क्यों रहा है, ताकि हमें उससे बचने की तरकीब हम लोग जो है कर सके। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हम बगैर दवाइयों के, बगैर इलाज के घर में किस तरीके से कैंसर के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको राहत पहुँचा सकते हैं। दो बातें इंशाल्लाह आपसे अगले कुछ मिनटों में शेयर करूंगा, ताकि आप अपने घर जब जाए ये लेक्चर अटेंड करके तो एक टेक होम मैसेज लेकर जाए और उस चीज़ को आगे बढ़ाए इंशाल्लाह। तो आपने ये बता सकता है कोई कि कैंसर क्यों फैल रहा है? सबसे कैंसर की वजूहत क्या है, बता सकता है? बताइए सर प्लीज़। मैं कॉजेस पूछ रहा हूँ, रीज़न क्यों हो रहा है कैंसर। देखिए डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उसका पेशेंट 10, 15, 20 साल जिंदा है या डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। कैंसर का मामला वैसा नहीं है। कैंसर का मामला आज मालूम पड़ा और आज से ही उसकी दुनिया बदल गई पेशेंट की। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मामला क्रिटिकल है। तो क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है प्लीज़? तनवीर साहब बताइए। प्लास्टिक पॉल्यूशन और फ्राइड फूड्स और कार्सिनोजेनिक केमिकल्स और फास्ट फूड। और कोई बता सकता है? स्लो फूड, तंबाकू, सिगरेट और गुटखा, वो सब एक ही है। और कोई बता सकता है प्लीज? थोड़ा सा नींद नहीं आएंगे हमको लेक्चर अटेंड करते हुए अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो। अल्कोहल, ड्रग्स, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स, जो पैक जो है पैक फूड जो लाते हैं, जो फैक्ट्री से बन के आता है, उसके अंदर लोग एक्सेस शुगर डालते हैं, एक्सेस सॉल्ट डालते हैं टेस्ट के लिए, ख़राब ना हो, हफ्तों वो जो है ख़राब नहीं होता। प्रिजर्वेटिव डालते हैं, केमिकल डालते हैं, ठीक है, एम आई राइट। आप किसी एरिया में केमिकल फैक्ट्रीज है, मिसाल में हमारे पास केमिकल फैक्ट्रीज के एरिया के कैंसर के पेशेंट आते हैं। क्यों होता है वहाँ पर? केमिकल फैक्ट्रीज में क्या होता है, वहाँ का वेस्ट, वहाँ के पानी, वहाँ के जो है वो ज़मीन में जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, वहाँ के ज़मीन में जाने की वजह से वहाँ के पानी में भी वो चीज़ ऐड ऑन हो रही है और वहाँ के खेतियों में भी वो चीज़ जा रही है। ठीक है, उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों? पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल सही बोले सर ने। और बताइए, रेडिएशन, मोबाइल रेज, कंप्यूटर रेज, लैपटॉप की रेज, और हाँ वही खाने में मिलावट। कुछ चीज़ें मैं आज आपको ऐसी बताऊंगा जो शायद आप पहली बार सुनेंगे दोस्तों। कैंसर की तमाम वजूहत डेफिनेटली कैंसर को बढ़ावा दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर के पेशेंट को हो रहा है, 100 में से 70 लोगों को जो कैंसर हो रहा है आज की दुनिया में, कि जो चीज़ें आप लोगों ने हमने डिस्कस किए वो सपोर्टिव फैक्टर्स है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस, जहनी तनाव। और वो कहाँ से शुरू होता है जहनी तनाव? माँ के पेट से। मदर टेंशन में है तो औलाद पेट में बच्चे को
कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी में। उसके बाद वो स्टेज आगे बढ़ के कहाँ जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग स्कूल्स में डाल रहे हैं, 3 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को, उनकी खेलने की, कूदने की और जो है ग्रो होने की, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होने की उम्र, वहाँ पर हम स्कूल में डाल के बच्चों को बर्डनाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्कूल का सिलेबस आप लोग देखेंगे तो क्या है वो, सिवाय बम्बार्डमेंट के और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी रेस लगी हुई है कि हमारा बच्चा जो है वो फर्स्ट आए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इस रेस में जो है हम कैंसर के सामने हार रहे हैं। वो रेस में हमें कौन हरा रहा है, कैंसर और बाकी के अमराज हरा रहे हैं। उसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं दोस्तों जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं? ड्रग्स। हमें सर दुखता है तो हम क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं। क्यों खाते हैं बताएगा कोई? हम पेन किलर क्यों खाते हैं सर दुखा तो? इंटेलिजेंट आंसर चाहिए मुझको। हाँ, नहीं, पेन सप्रेस करने के लिए खा रहे हैं, लेकिन हम क्या रीजन है पेन किलर खाने के? हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे सामने मेडिसिन है। ठीक है ना, फीवर आ रहा है, क्यों फीवर की दवा खा रहे हैं? क्योंकि हमें कल काम पे जाना है। बॉडी के अंदर बुखार आना ये बहुत मरतबा फायदेमंद है। ये क्या करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को साफ करता है। नेचुरल तरीके से अगर आप बुखार को ठीक करते हैं, 1-2 दिन लगते हैं, कोई ऐसे पहाड़ नहीं टूट पड़ने वाला है, 2-3 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन ड्रग्स खाने से क्या होता है, क्रोसिन खाने से क्या होता है, बुखार तो कम हो गया, लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया वो क्या करा, बॉडी के अंदर घर कर गया। फिर बार बार दवा खाने जाना, बार बार पेन किलर खाना, बार बार इन्फेक्शन का इलाज करना, एंटीबायोटिक खाना, ये तमाम चीज़ें जो है एसिडिटी में जो क्या करते हैं हम लोग, एंटासिड खाते हैं। एसिडिटी एक मुफीद चीज़ है जब तक वो बर्दाश्त हो रही है, ना कभी बर्दाश्त है तो वो नुकसान नहीं है। लेकिन एसिडिटी को थोड़ा सा बर्दाश्त करने का, क्यों बर्दाश्त करना है? क्योंकि स्टमक जो है वो बैक्टीरिया को, वायरसेस को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। ठीक है, और क्या है रीज़न दोस्तों? हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट का क्या मतलब है? शुगर कैंसर का बहुत बड़ा दुश्मन है। चिलीज, मिर्चें, लोगों को तीखा बहुत पसंद है, तीखा नहीं रहेगा तो खाना नहीं जाता है। तो किसी को सबको जो है शुगर नुकसान कर रही है और बहुत सारे लोगों को चिली नुकसान कर रही है, रेड चिली या जो कुछ भी स्पाइसेस वगैरह। उसके अलावा और क्या रीज़न है दोस्तों? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूँ, बहुत गौर से सुनिए बहनें और भाइयों सब। बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा, वो है ग्रेन्स। ग्रेन्स का नाम सुने? ग्रेन्स, व्हाट इज ग्रेन्स? अनाज। अनाज का मतलब क्या है? कहाँ से शुरू होता है अनाज? गेहूं से। गेहूं, मैदा, सबसे ज़्यादा अनाज गेहूं कहाँ होता है? पंजाब में। पंजाब से एक ट्रेन निकलती है जिसे कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं, जो पूरे कैंसर के पेशेंट से भरी होती है, पेशेंट और उसके रिलेटिव से, और वो एम्स जाते हैं दिल्ली या बड़े बड़े सिटीज जाते हैं। और काय के लिए जाते हैं? कैंसर के इलाज के लिए। क्यों हो रहा है वहाँ पर कैंसर? 2 रीज़न है, गेहूँ और दूसरा गेहूं के साथ फर्टिलाइजर, केमिकल्स तो आएंगे ही। दूसरा रीजन क्या है? पंजाब में क्या आम है? ड्रग्स। बहुत पूरी इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में अभी ड्रग्स का मामला है बहरहाल, लेकिन ये 2 रीजन है बहरहाल। तो गेहूं, मैदा, बेकरी, बिस्किट, मैं आप बाकी की तफसील तो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों ने कैंसर के पेशेंट्स को जाके सिर्फ इतना बोल दिया कि आपने गेहूं, मैदा, बेकरी, बिस्किट, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकरोनी, नूडल कंप्लीटली रोकना है और शुगर रोकना है। चाहे वो कोई भी इलाज कर रहा हो, कीमोथेरेपी कर रहा हो, रेडिएशन कर रहा हो, सर्जरी कर रहा हो, होम्योपैथिक इलाज कर रहा हो, यूनानी इलाज कर रहा हो, हमारे पास कोई पेशेंट्स रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना आना चाहे वेलकम है। आपने 1 महीने के बाद उस फैमिली को जाके मिलना, इंशाल्लाह मैं पूरी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, 30 साल का मेरा मेडिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है। वो पेशेंट की लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? उसकी इम्यूनिटी बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी। सिर्फ क्या बंद किया हमने? गेहूँ, मैदा, बेकरी, बिस्किट। मेरी एज अभी 50 चल रही है,
10-15 साल हो गए मैंने गेहूं की रोटी को हाथ नहीं लगाया हूँ। शायद ही कभी खाया होगा, मेरे को याद नहीं पड़ा, मुझको तो याद नहीं है। गेहूं, मैदा, बेकरी, बिस्किट बहुत खाए बचपन में, ज़िंदगी बचपना जवानी इसी में गुजरी है, गेहूं मैदा। लेकिन जब से समझ आई है मेडिकल फील्ड की, जब से हमने तजुर्बा किया है कि ये क्या हम कर रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह एज एज ऑफ 50 मैं वर्ल्ड घूमता हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई थकान नहीं, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई सर दर्द नहीं, कोई बैक पेन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एसिडिटी नहीं। उसकी वजह क्या है? 2 वजूहत है। मैं आज थोड़ा वो मैं जो एक हकीम का एक राज खोल रहा हूँ। एक तो गेहूं, मैदा, बेकरी, बिस्किट मैं नहीं खाता हूँ, और मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 बार खाना खाता हूँ। कितनी बार? 2 बार खाना, सुबह नाश्ता और रात का खाना। दोपहर में मैं भूखा रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भूखा रहना और भूख को बर्दाश्त कर, शुरू में तो बर्दाश्त नहीं होगा दोस्तों, आप बोलेंगे क्या डॉक्टर साहब ने बता दिया, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। बर्दाश्त करने की आदत डालिए, लेट खाना शुरू कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे धीरे, फिर छूट जाएगा इंशाल्लाह। आपके बॉडी से टॉक्सिन्स, कैंसर के सेल्स क्या हो जाएंगे? बस खत्म होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं और इंशाल्लाह घर में कैसे कैंसर को ठीक करते बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कैंसर के इलाज में आप लोगों ने कैंसर के पेशेंट को इतना चीज़, एक चीज़ जैसे अभी जो है इनामदार साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने सकाड़ में एक जो है लेख पढ़ा था कि रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये किसने बताया है? हमारे रसूल, हमारे नबी ने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुदब्बिर, बहुत दाना, बहुत हकीम अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हस्ती भेजी गई है जो इंसानियत के मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए भेजी गई है। तो रोज़ा अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है? ताकि हमारे बदन से टॉक्सिन साफ हो, जिसे हम इफ्तारी के बाद पूरा सत्यानाश कर देते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो दोस्तों एक जापानी साइंटिस्ट है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ बहरहाल। उस साइंटिस्ट ने 2016 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। कोई बात, किसको मालूम है ये बात? इस महफिल में किसी को मालूम है ये बात? किस चीज़ के लिए मिला? फास्टिंग के लिए। उन्होंने क्या साबित किया कि फास्टिंग इज नथिंग बट एंटी कैंसर। बॉडी क्या करती है, भूख की हालत में क्या करती है? जैसे हम लोग हमारे कैंसर के पेशेंट को, गौर से सुनिए सब लोग प्लीज, ये बेटे नाश्ते वाश्ते बाद में करो, छोड़ दो, गौर से सुनिए। जब हम सुबह नाश्ता करते हैं मिसाल के तौर से, अभी यहाँ पर 18 घंटे की फास्टिंग की बात नहीं चल रही। 18 घंटे फास्टिंग हम लोग 4 दिन कर लेंगे, 5वें दिन बर्दाश्त नहीं होगा। तो एक नेचुरल तरीके से हम लोग एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। नाश्ता कर लिया आप लोगों ने, पेट भर के कर लीजिए नाश्ता। अब नाश्ते में क्या खाना है आगे बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। अब नाश्ता करने के बाद कितनी देर में खाना हजम हो रहा है? 3-4 घंटे, 5 घंटे पकड़िए। सुबह 10 बजे नाश्ता कर लिया हमने, तो 2 बजे तक, 3 बजे तक तो शायद पूरा पेट हमारा खाली हो जाएगा ना। फिर रात में हम लोग 8 बजे मिसाल के तौर से खाने वाले हैं, तो 3 बजे से 8 बजे तक क्या है, हमारा पेट खाली है। तो 4 घंटे, 5 घंटे जब हमारा पेट पूरी तरह खाली होगा, सिवाय इसके कि हम पानी पिए, वो 5 घंटे में हमारी बॉडी अपने आप को क्या करेंगी? रिपेयर करेंगी। क्या करेंगी? कैसे रिपेयर करेंगी? हर इंसान के बॉडी में कैंसर बनता रहता है, ये ध्यान में रखिए। हम में जो हर आदमी है 100%, बच्चों से लेकर बड़ों तक कैंसर के सेल बन रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं वो पनप रहे हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अभी, इसलिए वो ट्यूमर में या कैंसर डिजीज में तब्दील नहीं हो रहे। वो जो शुरुआत हुई है उसको कौन खत्म करता है? फास्टिंग। ठीक है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, जॉइंट पेन को ठीक करता है, किडनी फेलियर को अच्छा करता है, ठीक है, औरतों के मसाइल को हल करता है, वीकनेस को खत्म करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रिजुविनेशन को बढ़ाता है, अवेयरनेस को और जो है इसको बढ़ाता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये है इतना मुफीद। ठीक है, अब आइए आप फास्टिंग के बाद हम बात करेंगे आज कि हम कैंसर के पेशेंट को क्या हेल्प कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर से दोस्तों कि किसी के घर में अभी बहुत सारे आप यूट्यूब पे आपने सुने होंगे बहुत सारे BRC विश्वरूप चौधरी वगैरह, विश्वरूप राव चौधरी और भी कई है। तो ये अपने तौर से बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं कर रहा हूँ और उनकी तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। हम हमारी बात करेंगे, हमने जो समझा है वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो आपने कैंसर के पेशेंट को, यहाँ पर हम लोग 2 काम कर रहे हैं। एक तो अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए हम लोग ये नॉलेज हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारे आने वाली नस्लों को, और जो पेशेंट को कैंसर हो गया है हम अपनी लाइफ में
ये कोशिश करें हफ्ते में एक दिन निकालना 1 घंटा। और कैंसर के पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आपको मिल जाएंगे रिश्तेदारों में, आस में, पड़ोस में, इधर उधर, उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, कैसे सपोर्ट करना है? क्या ठीक है, आप अपना इलाज कीजिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी कीजिए, जो भी इलाज कर कीजिए, लेकिन आप अपने आप को फास्टिंग में रखिए, नाश्ता कीजिए, रात का खाना खाइए। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने अनाज पूरी तरह बंद करना है। कैंसर के पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए नहीं। कैंसर के पेशेंट ने क्या करना है? अनाज फिर गेहूँ, मैदा, बेकरी, बिस्किट, जवारी, बाजरी, चावल, ठीक है, नाचनी, मिलेट, सभी उसी में आता है, सब अनाज में आता है, ग्रेन्स में आता है। क्या में आता है? गेहूँ ज़्यादा नुकसानदेह है, ग्रेन्स, दूसरे ग्रेन्स कम नुकसान, लेकिन नुकसानदेह जरूर है दोस्तों। ये हमारा 25 साल का तजुर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कैंसर को अभी पेशेंट को जो है इस कंडीशन में तो बंद करना ही है। सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट को मैं बोलूँगा वह आपने खाना नहीं खाना है तो शायद ना माने, लेकिन कैंसर के पेशेंट को तो करना है। ठीक है, अब ये हो गया एक सबसे बड़ा बेनिफिट, ये हो गया अनाज बंद कर दिए। अनाज बंद करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि कैंसर की ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, स्लो कम होना शुरू होती है। दूसरा क्या बोलना है पेशेंट को? 2 मील्स करिए बोलना। सुबह 9-10 बजे पेट भर के खाना खाइए, रात में 7 बजे 8 बजे खाना खाइए, बीच में सिर्फ पानी पीते रहिए या बगैर शक्कर की चाय पीजिए। इतना बोल सकते हैं आप लोग, पेशेंट को समझा सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, अभी खाना क्या खाना है अगर हमने अनाज बंद करना है तो एक आटा आता है जिसे बोलते हैं कुट्टू का आटा। सुने आप लोगों ने? नहीं सुने, आप नोट डाउन कीजिए। एक आटा आता है सिंघाड़े का आटा, सुने आप लोगों ने? एक आता है राजगिरा मालूम है? राजगिरे के लड्डू आते, छोटे बच्चे लोग खाते, दाने दाने दाने। राजगिरे को पीसना है और उसको बेसन मिला के, उसको जो है मूंग की दाल का आटा मिला के, उड़द के, एक बेहतरीन एक प्रोटीन डाइट भी हो गया और अनाज के नुकसान से भी हम लोग बचे। ठीक है, कैंसर के पेशेंट को मशवरा देना है शक्कर पूरी तरह बंद, कंप्लीटली बंद। लेकिन बगैर शक्कर के आदमी थोड़ा मीठा चाहिए बॉडी को एनर्जी के लिए, तो उसके लिए क्या चीज़ बहुत मुफीद है नेचुरल तरीके से? खजूर। गुड़ भी नहीं, शक्कर गुड़ एक ही है दोस्तों, शक्कर गुड़ शायद नहीं देना है। खजूर का पाउडर, मैं सुबह मेरी चाय खजूर के पाउडर की बनती है, मेरा इन्वेंशन है वो। खजूर का पाउडर लेके हम लोग पकाते हैं पानी में, फिर उसको छान के उसमें पत्ती और दूध डाल के रोज़ सुबह 1 कप मैं उस खजूर के पाउडर की चाय पी के आता। अल्हम्दुलिल्लाह हीमोग्लोबिन अच्छा है आज भी। ठीक है, ठीक है, ये एक सिंपल चीज़ है दोस्तों, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इसके बाद आप कैंसर के पेशेंट को क्या बोलेंगे? बाबा अभी जैसे आप लोगों ने मॉडर्न मेडिसिन वालों से या किसी से सुना होगा कि जैसे बहुत सारे लेक्चर्स में भी सुना होगा कि फ्रूट्स खाइए, पेट भर के फ्रूट्स खाइए, मीठे फ्रूट्स, ये फ्रूट्स। ऐसा नहीं है दोस्तों। ज़्यादा मीठे फ्रूट क्या करेंगे? ज़्यादा मीठे फ्रूट में क्या होता है? शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। ज़्यादा शुगर बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है? नुकसानदेह है। कम मीठे फ्रूट, कोई बता सकता है कम मीठे फ्रूट कौन से हैं? कोई नाम बता सकता है प्लीज़? केला बहुत मीठा है, फिर भी ठीक है, केला चल जाएगा। एप्पल है, एवोकाडो है, ड्रैगन फ्रूट है, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, पेरू है, पियर्स है, नाशपाती है। ठीक है, इसके मुकाबले में चीकू मीठा है कि नहीं? ठीक है, आम मीठा है कि नहीं? नहीं देना है। हम कुछ भी जाके मशवरा नहीं देना है, इन चीज़ों को रोकना है और वो फ्रूट्स को इस्तेमाल करना है। ये हो गया फ्रूट्स के ताल्लुक से बात। अब उसके अलावा एक जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो है उसके बारे में फैलाया जाता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ स्टेज पे, वो है नॉनवेज। नॉनवेज जो है कैंसर के अंदर फायदेमंद है कि नुकसानदेह? हाँ, नुकसानदेह बोलते ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोसेस जो फूड होता है, प्रोसेस्ड जो मीट होता है जिसको केमिकल से जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, वो पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन होता रहता है, वो चीज़ नुकसानदेह। वो तो कोई भी चीज़ नुकसानदेह है, चाहे वो नॉनवेज हो या कुछ भी हो। नॉनवेज जो है, मैं यहाँ पर तमाम नॉनवेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मीट जो है कैंसर के इलाज में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है और इसको हम लोग इंशाल्लाह आज नहीं कल एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट इसको प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं यूएस की भी कुछ स्टडीज़ का मैंने कुछ वीडियोस देखा हो, वो भी बोल रहे हैं कि बाबा मीट जो है अगला रिवोल्यूशन है कैंसर के इलाज में और बाकी की बीमारियों में। तो गोश्त खाने से मना करना है क्या? नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन क्यों मना नहीं करना है? क्योंकि बॉडी को रिपेयर के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? सबसे अच्छा प्रोटीन क्या है?
नॉन वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है। अंडे चिकन वगैरह भी खा सकते हैं। अंडे चिकन किसी किसी को फ़ायदा करते हैं, किसी किसी को हीट बढ़ाते हैं, तो हम लोग सफराई पेशेंट को वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कम इस्तेमाल करने का बोलते हैं, ठीक है। और क्या मना करना है कैंसर के पेशेंट को? तीखा मना करना है। क्या मना करना है? 100% तीखा। यानी हमारे तजुर्बे के हिसाब से दोस्तों 70% कैंसर के पेशेंट का मिजाज जो होता है वो सफराई मिजाज होता है। यहाँ पर भी यूनानी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आमतौर से मॉडर्न मेडिसिन वाले हर कैंसर के पेशेंट को कीमो, रेडिएशन, सर्जरी एक ही इलाज है उनके पास। यूनानी में ऐसा नहीं है। यूनानी में हर 2 पेशेंट कैंसर के अलग अलग तरीके से उनको देखा जाता है। कुछ पेशेंट सफरावी होते हैं, उनकी बॉडी में कैंसर ऐसा फैलता है जैसे किसी ने आग लगा दी हो, इस तेज़ी से फैलता है वो। आपने देखा होगा, आज मालूम पड़ा कैंसर है, स्टेज 4 में पहुंच गया 4 महीने में। ये क्या है? ये सफरा है, ये बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर हमने क्या करना है, सफरा के हिसाब से इलाज करना है उसको। सफरा शिकन इलाज, सफरा शिकन डाइट सुकून में लाना है। क्या करना है? एक ग्रुप ऐसा है 20% 30% जिनको किसी और वजह से कैंसर होता है, तो उनका इलाज बलगम के हिसाब से, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स का नाम सुनेंगे आपने, वो अलग तरीका है। तो ये तमाम चीज़ें है दोस्तों। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है मुझे कुछ क्वेश्चन पूछिए, ताकि मैं ये जो है प्रोग्राम को, लेक्चर को कंक्लूड कर सकूँ। उस साइंटिस्ट का नाम है योशिनोरी ओहोशुमी। योशिनोरी ओहोशुमी जापानी साइंटिस्ट है। 2016 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला है फास्टिंग पे। उन्होंने क्या प्रूव किया कि फास्टिंग क्या करती है, ऑटोफेजी को बढ़ाती है। ऑटोफेजी का मतलब क्या है? नाम सुना है ऑटोफेजी का? ऑटोफेजी का मतलब है बॉडी खुद अपने खराब सेल्स को खा जाती है, जिसे ऑटोफेजी कहती है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछिए, और मैं समझता हूँ मैंने अपनी बात को बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने रखा हूँ। पूछिए प्लीज। ग्रेन्स, जी हाँ, चावल भी उसी में आता है, लेकिन फिर भी चावल कुछ हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम क्वांटिटी में, कभी कभी। यानी कैंसर के पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट कैंसर केसेस। चावल का इस्तेमाल, क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो पेशेंट को कभी थोड़े चावल दे सकते हैं, वो चल जाएंगे इंशाल्लाह। दालें चल जाएंगी, सब दालें चलेंगी, सब दालें चलेंगी। बेसन चलेगा, बीन्स चलेंगे, सारी बीन्स जितने बीन्स है, सोयाबीन है, फ्रेंच बीन है, पाउटा है, डबल बी है, काला घेवड़ा है, तमाम बीन्स बहुत मुफीद है, सब प्रोटीन के सोर्सेज है। एक बेटा स्प्राउट्स चलेगा। स्प्राउट्स मालूम है क्या बोलते हैं उसको? स्प्राउट्स, मटकी फायदेमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। चना फायदेमंद है, काबुली चना, हरा चना, छोटा चना, काला चना, ये सब बेनिफिशियल है। हाँ पूछिए नहीं। काफी लेट आइडेंटिफाई होता है, तो पेशेंट स्टेज 4 में या स्टेज 3 में आ गया, तो उसके लिए कुछ करना। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेट और जल्द, मेरे पास इलाज ही नहीं है तो मेरे पास बहाना है कि बाबा आखिरी स्टेज में, ठीक है। डॉक्टर क्या बोलेगा, उसके पास इलाज ही नहीं है तो ऐसे बोलेगा ना, ऐसा नहीं है। देखिए स्टेज का कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेज 1 का पेशेंट 3 महीने में स्टेज 4 पे पहुँचता है, उसका क्या है? स्टेज 1 हो, स्टेज 2, 3, लास्ट स्टेज क्यों ना हो, उसूल एक ही है। सेहतमंद बनाने का उसूल एक ही। हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं ज़्यादा को अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ा जहन में बात डाली है, हमने उसको डेवलप किया है। क्रिटिकल पेशेंट बिस्तर पे लेटा हुआ है, इलाज शुरू किए, 2 दिन में चलने लगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, अच्छे हैं। आखिरी स्टेज के पेशेंट, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह कुछ हिदायत दे तो मैं काम कर सकता हूँ। ऐसे मैं आपको दर्जनों पेशेंट के नंबर दूंगा, आप कॉल कर लेना। क्रिटिकल पेशेंट का हमने दवाई दी, 1 घंटे में पेशेंट उठ के थोड़ा बहुत, क्योंकि फीलिंग ऑफ वेलबींग रहता है ना, अच्छा लगना, तो आदमी चलेगा। अच्छा नहीं लग रहा तो पड़ा हुआ बिस्तर पे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफा दिया। तो बोलने मतलब कैसे है कि कैंसर के इलाज में हम लोग जो नेचुरल तरीके से जो काम कर रहे हैं, ये तरीका बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। आज नहीं, अल्लाह ने अगर हालात अच्छे रखा और हमने कुछ बात को आगे बढ़ाया, रिसर्च बड़ी कर ली, तो इंशाअल्लाह फिर दुनिया में अल्लाह ताला यूनान का भी नाम करेगा और उसके साथ इंशाअल्लाह हमारा भी नाम करेगा। हाँ देखिए, उसकी वजह हेरिडिटरी का मतलब क्या है दोस्तों, कि बाबा पेरेंट्स की जीन्स में कुछ खराबी है, वो खराबी औलाद को पहुंच गई, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत मर्तबा जो है ऐसा होता है कि एक ही फैमिली में
सबकी एक ही आदत है, एक जैसा खाना पीना, एक जैसा उनका रहन सहन, एक जैसे उनके अपने मसले मसाइल, तो एक से दूसरे को होना वो इन्वायरमेंटल है, वो मेटाबॉलिक कॉज है। हर आदमी जो है गलत से गलत खाना खा रहा है एक ही फैमिली में, सबको होने के चांसेस है ऐसा। जी तनुज साहब प्लीज। आपने कहा कि नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन जो हार्ट का उसको कैंसर भी हुआ है, तो ऐसे लोग कैसे मैनेज? हार्ट का और नॉनवेज का कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। चर्बी कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। नॉनवेज आप जो है कम चर्बी का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, चर्बी में भी कुछ चर्बी बहुत बेनिफिशियल है। हमारी पूरी बॉडी के सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो कैसे बनी हुई है? लिपिड से बनी हुई है, चर्बी से बनी हुई, और उसको कुछ हद तक उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। चर्बी का बॉडी के अंदर फैट ज़रूरी है। फैट चाहे दूध से आए, घी से आए, मक्खन से आए, नॉनवेज से भी कुछ ना कुछ फैट आ सकता है, ज़रूरी है बॉडी के लिए। उसका हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट के नसों के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर एक किस्म का इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है? सूजन होती है। फिर जहाँ सूजन आएंगी वहाँ पर थोड़ा फैट जमा होगा। फैट की वजह से नहीं हो रहा है, उस जगह स्वेलिंग की वजह से। जैसे फैटी लीवर है, फैटी लीवर पे चर्बी क्यों जमा हो गई? लीवर पे सूजन की वजह से। सूजन चर्बी को अट्रैक्ट करती है, दैट इज द पैथोलॉजी। जी सर। ये हो गया अदर देन कैंसर, ठीक है। अब जनरल डिस्कशन करेंगे अपने 2 मिनट में। देखिए, गेहूं के अलावा हम लोग जो सबसे बेहतरीन अनाज है, जो मैंने पेशेंट को, हज़ारों पेशेंट को मैंने दिया हूँ, मकई, मक्का, मकई की रोटी गर्म पानी में गूंदना, गरम खाना, 15 मिनट के बाद नहीं खाना उसको, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मकई में आप बेसन का आटा डाल सकते हैं, ठीक है। जवारी में बेसन का आटा। मेरे पास पेशेंट्स को जो अदर देन कैंसर के पेशेंट जो आते हैं, हम लोग 3 तरीके के आटे मिला के देते हैं। जवारी, बाजरी, मक्का में से एक, जवारी, बाजरी, मक्का, रागी, नाशनी बोलते हैं, या मिलेट्स में से एक चीज़ लेना है। दूसरा हिस्सा है बेसन का, तीसरा हिस्सा है राजगिरे का आटे का। तीनों आटे मिला के दीजिए, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपको जो है सेहत बहाल रहेंगी, इंशाल्लाह सेहत मेंटेन रहेंगी। चाहे आपको दूसरा कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो बेहतरीन तरीके। आप सब लोग मेरे यहाँ पर जो है बैठे हुए, आप लोग अपने तौर से भी गेहूँ मैदा बंद कर दीजिए 1 महीने के लिए। कितना? हाथ ही नहीं लगाना, 1 महीना, एक कुर्बानी दीजिए। और आप पूरी महफिल वाले जो है अपना मुहासबा कीजिए कि आपको क्या फील हो रहा है, आपकी तबीयत कैसी लग रही है, आपकी एक्टिविटी में कितना इजाफा हुआ है, आपको जो है कितना, आपके जॉइंट पेन कितने कम हुए हैं, आपकी डायबिटीज़ अगर है किसी को तो कितनी कंट्रोल में आई है, आपकी नींद में किस तरीके की जो है वो चेंजेस आए हैं, ठीक है। किसी को तंबाकू खाने से कैंसर होता है, किसी को ब्लड कैंसर होता है, हर एक टाइप से कैंसर है। तो ये जो इलाज है सबके अलग अलग इलाज है। देखिए दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि तंबाकू जो है बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर का। ये बिल्कुल सही बात है। 50% कैंसर दुनिया में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले अलग अलग चीज़ों से हो रहे हैं, तो उसको छोड़ना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते वो, उनको क्यों कैंसर हो रहा है? तो उनकी कैंसर होने की वजह है उनका स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है दोस्तों? स्ट्रेस का क्या मतलब है? स्ट्रेस का मतलब बताइए कोई, जो भी आपको समझ में आता है बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस? वो तो उसका ये हो गया, उसके क्या ट्रांसलेशन हो गया। ये छोटे बच्चे हैं, इनको होमवर्क दिए, अब होमवर्क करके नहीं आए तो क्लास में दिन भर में स्टेज पर रहेंगे कि नहीं? उसे स्ट्रेस बोलते हैं। हमारी कल की तैयारी नहीं है, हम कल क्या करने वाले हैं। मेरा कल इंस्टॉलमेंट आने वाला है बैंक का, मैं आराम से पढ़ा हूँ 2-4 दिन, अचानक फिर मैं देखना, अरे अब मैं पूरा दिन क्या रहूँगा, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में चल रही है यार इंस्टॉलमेंट, अभी उसका जो है वो ये हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर बैंक वाले फ़ोन करेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। हमारी सास से बहू की नहीं बन रही है और बहू का मिजाज सफरा भी है, तो वो क्या रहेंगी? स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है। उनको भी हम प्रॉपर काउंसलिंग करके ये बता सकते हैं बाबा कि आपको इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है कि आपका स्ट्रेस खत्म हो। वो काउंसलिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन स्ट्रेस का मतलब ये दोस्तों कि हम कल जो कुछ भी फेस करने वाले हैं, आज हमारी उसकी तैयारी नहीं है। एनी क्वेश्चन? लेडीज प्लीज, बहनें पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूछिए।
कोई जरा उनका क्वेश्चन मेरे तक पास ऑन करो। फ़हीम साहब, मेरा उनका क्वेश्चन मेरे पास पास ऑन करो। आगे आइए बेटे, आगे आइए ना। जो डेयरी प्रोडक्ट, बैठिए बेटे, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे मैं अभी ये देख रहा हूँ ना, जो स्पीकर्स बड़े बड़े हेल्थ के जो जिनका भी नाम ले आऊँ, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली मना करते हैं दूध के लिए। दूध, दही, छाछ नहीं पीना। वो क्या बोलते हैं बाबा, दूध जो है उनके बछड़ों के लिए बना है, भैंस के, गाय के, ठीक है, ठीक है, उनकी अपनी जो भी आइडियोलॉजी है छोड़ दीजिए। दूध, दही, छाछ, लस्सी, मीठी लस्सी नहीं, प्लेन लस्सी, ये बॉडी के लिए बहुत मुफीद है, बहुत ही मुफीद है, ठीक है। ये कंप्लीट फूड है, ये क्या है, कंप्लीट डाइट है ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो पेशेंट ज़्यादा करके फीमेल में खासतौर से, मेल्स में भी, किसी मिजाज का अगर कोई पेशेंट सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहा है कैंसर से, तो वो सफराई मिजाज का, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनकी सेंसिटिविटी इतनी होती है कि हवा से भी उनको जो है तकलीफ़ है, पानी में चेंज हो गया तकलीफ, मौसम चेंज हो गया तकलीफ, किसी ने कुछ बोल दिया टेंशन में आ गए, ये तमाम उनकी बॉडी के ऊपर जो तासुरात बढ़ के उनको कैंसर हो रहा है। ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है हम लोगों ने, दूध, दही, छाछ। तो ऐसे पेशेंट को दूध फ़ायदा करेगा, हाँ। छाछ और लस्सी ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा तकलीफ करती है। उनकी छाछ और दही क्या हो जाता है, फर्मेंट होने के बाद उनकी तेज़ी बढ़ जाती है, वहाँ आके वो बहुत ज़्यादा उनको कभी कभी इस्तेमाल कर भी सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं देना, वरना उनको तकलीफ, उनका सफरा बढ़ेगा। ये बात सिर्फ हम आपको समझा सकते हैं क्योंकि हमारा इस पर तजुर्बा है, वरना आम तौर से हर आदमी बोलेगा कि दूध, दही, छाछ में क्या नुकसान है, ठीक है जी। सफरा, देखिए ये मेडिकल डॉक्टर्स में मेरे लेक्चर बहुत ज़्यादा वो चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको एज ए डॉक्टर उनको ट्रीट करना है। सफरा का मतलब ये दोस्तों, यूनानी में एक कॉन्सेप्ट है, मिजाज का कॉन्सेप्ट है। यूनानी हर दो पेशेंट को, हर दो पर्सनस को अलग अलग तरीके से डायग्नोस करता है। दो आदमी बैठे हैं, एक आदमी एकदम रिलैक्स है, एक आदमी का बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, उनका काम धंधा, उनका चलना फिरना, उनकी बॉडी, उनका जो लाइफस्टाइल एकदम अलग है, दूसरे आदमी का अलग है। जिसको सफरावी मिजाज है उसके वो ज़्यादा सेंसिटिव लोग रहते हैं। क्या होते हैं, सेंसिटिव, हिस्सास, गुस्से वाले, एग्रेसिव, ठीक है, हाइपर एसिडिटी होती है उनको, और जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसी कई सिम्टम्स हैं उनको, जैसे उनको डायबिटीज़ हो गया मिसाल के तौर से, तो कंट्रोल ही नहीं आ रहा है, इतनी हाई हो रही है, चाहे कुछ भी कर लो। देखा है आपने, किसी को थायराइड हो गया, इतना बढ़ गया थायराइड कि बड़ी से बड़ी डोज भी वो थायराइड की क्या हो रही है, कम पड़ रही है। तो ये तमाम जो पैरामीटर तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, बॉडी एकदम ऐसा उफान पर है, ये किस मिजाज में होता है, सफराई मिजाज में होता है। ऐसे पेशेंट को आप कोई भी दवा बगैर समझे देंगे, तकलीफ होने वाली है। ऐसे पेशेंट को सफरा का मतलब है आग। क्या मतलब है, आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट का इलाज भी यही है कि उनको ऐसे उसूल इलाज इस्तेमाल करो कि उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, ठीक है। उसी दवाइयाँ हैं, वैसे उनकी ग़िज़ाएँ हैं, वैसी उनकी लाइफस्टाइल है, उसे सफरा बोलते हैं। पित्त सफरा बोले तो पित्त, आयुर्वेद में पित्त बोलते हैं, यूनानी में सफरा बोलते हैं। जी सर, नमक से तकलीफ होती है। अगर नमक बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क होता है, बहुत अच्छे तरीके से। मोटा नमक मुनासिब है। अभी आयोडाइज नमक की वजह से थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। मोटा नमक इस्तेमाल कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करने का, और एडेड सॉल्ट जैसे चिप्स हो गए, वेफर्स हो गए, चूड़ा हो गया, ये कभी तो भी ठीक है, चलो कभी कहीं ओवरऑल, लेकिन डेली बेसिस पे इसको नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, देखिए चेकअप्स वगैरह का मामला ऐसा है कि ये एक बिज़नेस का एक मॉडल है, ठीक है। इस महफिल में अगर 50-60 लोग हैं, सबके सब जाके पूरी बॉडी का चेकअप कर लेंगे, इसमें से जो है 50% लोग खुद ब खुद पेशेंट बन जाएंगे। किसी की थोड़ी बहुत शुगर बढ़ी हुई है, किसी का थोड़ा बहुत थायराइड बढ़ा हुआ है, किसी के हार्ट में थोड़ा सा वॉल, यानी वो हार्ट के वॉल की को इस तरीके से मैं पेश करता हूँ कि किसी की नाक की हड्डी बढ़ी हुई रहती है, समझ में आएगा, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ने वाला उससे। वैसे ही हार्ट थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कोई बॉडी में किधर, वो चीज़ें कुछ नहीं है, वो बिज़नेस पर्पज़ है। वो बहरहाल
चेकअप का कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा कीजिए कि वो अपने आप में एक प्रिवेंशन है कैंसर से बचने के लिए। जैसे सर आपने बताया कि कैंसर पेशेंट को तीखा खाने से ज़्यादा लगेगा। हाँ, कैंसर के सिम्टम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका भी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं। तीखा खाने से, आप पूछिए, जवाब आप पूछिए, मैं आपको जवाब पूरा करता हूँ। तो उसके बदले में क्या खाना चाहिए? बहुत कम तीखा, बहुत कम तीखा। बोले तो जितना हम तीखा इस्तेमाल कर सकते हैं उसका अगर 10% में डालेंगे तो टेस्ट आता है कि नहीं? बताओ। हाँ, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कोई भी मिर्च जो है कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिए। काली मिर्च इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। हाँ, सिम्टम्स दोस्तों देखिए, कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिससे कुछ ना कोई तकलीफ ना हो। आज के ज़माने में कोई ना कोई मसले मसाइल 19-20 चल रहे हैं, ठीक है। कैंसर का जो मसला आता है दोस्तों, कैंसर कहाँ होता है बॉडी में, कोई बता सकता है? मैंने सिर्फ एक सुना हो, हार्ट में कैंसर नहीं होता है, बाकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी, सर से लेकर पैर के नाखून तक कहीं भी कैंसर हो सकता है। तो हर एक, जैसे गायनिकोलॉजिकल फीमेल्स है तो उनके सिम्टम्स अलग होंगे, आदमियों के सिम्टम्स अलग होंगे। जैसे फीमेल्स बहनें समझ सकती है, अगर वो हमेशा अपना मुहासेबा करे, अपने आप को चेक करते रहे कि उनकी तबीयत, उनके जो है इसके अंदर कोई ऐसा सख्ती, सलाबत, कड़कपना आ रहा है क्या, वो देखे। उसके अलावा फीमेल्स में ख़ास तौर से ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है तो वहाँ अपने को समझ में आएगा। फिर उसके अलावा मेल्स के अंदर पेशाब का, जो पेशाब की नाली की तरफ से अगर कोई कैंसर है तो पेशाब में जलन, पेशाब में से खून आना हो सकता है। जो है इंटेस्टाइन, अतड़ियों का जो बोलते हैं कैंसर अगर है तो वहाँ पर जो है स्टूल में से खून जाएगा, ठीक है। लंग का कैंसर है तो क्या होगा, थूक, सांस लगेंगी, खांसी आएंगी और जो है कफ में से खून जाएगा, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर है तो सर दुखेगा, फिट्स आएंगे, चक्कर आएंगे, हाँ, ये तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया अलग अलग जो है ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग कैंसर। लेकिन एक जनरल सिम्टम्स रहते हैं सब कैंसर के, वो है वज़न का कम होना, अच्छा नहीं लगना, हमेशा बीमार रहना, हमेशा ऐसा लगना कि कुछ है ही नहीं दुनिया में, पड़े रहना, भूख नहीं लगना, हाँ, इंथुजियाज्म की कमी, कोई चीज़ में मन नहीं लगना, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें कैंसर के सिम्टम। फीवर का आना, क्या ब्लड कैंसर की सर ने बात की है, 6 महीने के बच्चों को ब्लड कैंसर देखने में आ रहा है, 1 साल के, 2 साल के बच्चों को, हाँ। तो जो है बार बार बुखार का आना, बार बार इन्फेक्शन का होना। अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार दवा खाने जा रहे हैं हम लोग, बार बार टैबलेट मेडिसिन ऐसे समझ रहे हैं जैसे वो कोई आबे हयात है, खाते पीते जा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी अपने आप को नेचर के हवाले रखना है, कोई लापरवाही नहीं करना है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी मसले के लिए बार बार दवा खाने जाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। क्वेश्चन खत्म जी। सर ये स्ट्रेस आपने बोला है कि बहुत बड़ा रीजन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मसला ये है कि मल्टीटास्किंग से बचिए। हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेगा, और अगर वो इंजीनियर कुछ ऐसा होगा तो उसको मैथमेटिक्स भी ऐड करो तो डॉक्टर इंजीनियर दोनों बन जाए, दोनों में से कहीं पर भी डाल देंगे। ओवरबर्डन किसी को मत कीजिए, अपने आप को मल्टीटास्किंग मत रखिए, ठीक है। मैं एक आउट ऑफ द वे बात है ये, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि आज के ज़माने में जो इंस्टॉलमेंट का जो मसला है ना, इंस्टॉलमेंट, वो क्या है, मोबाइल लेना है इंस्टॉलमेंट, घर लेना है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। शायद अभी पेट्रोल पे भी इंस्टॉलमेंट आने वाला है। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, हर महीने का एक स्ट्रेस है कि नहीं, महीना भर उसको जो है मेहनत करके भरना है, अननेसेसरी है, कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। हमारे घर में अगर चीज़ें कम होंगी तो हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम अपने आप को, अपने कैपेसिटी, अपने जहनी सोच से बाहर मत ले जाइए, लिमिटेड सोच रखिए। उसकी वजह है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती चीज़ क्या है, हमारी सेहत है। That's it. रिफाइंड नमक, गेहूं और शक्कर, 4 चीजें कम रखिए। कुछ पूछना है? हाँ, नहीं, कैल्शियम और विटामिन का कोई रोल नहीं है। हाँ, कैल्शियम विटामिन से एक फ़ायदा होता है, वो कंपनी को फ़ायदा होता है, हमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है,
हम में से कितने लोग 15 मिनट के लिए सूरज की रोशनी लेते हैं? हाथ उठाएगा कोई? 5%, 10% लोग, ठीक है। अच्छा, वो एंटी कैंसर है। 15 मिनट रोज सूरज की रोशनी, और नो मैटर कोई सुबह दोपहर का मसला नहीं, कोई भी धूप, तेज धूप भी फायदा करती है। धूप है, तेज धूप और तेज फायदा करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? पूछो, जोर से बोलो। क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कैंसर ठीक होता है कि 100%? कैंसर पूरी तरह क्योर हो सकता है कि बहुत बड़ा सवाल है। मेरा अपना मानना है कि एक मरतबा किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को, अब उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में भी है, लेकिन वो क्या है, डायबिटिक पेशेंट भी कहलाएगा। कब तक? उसकी पूरी ज़िंदगी तक। एक मरतबा किसी को कैंसर हो गया, अपने आप को कैंसर पेशेंट इस तरीके से मत समझिए कि अपने आप को डिप्रेस करना है, उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अलर्ट रहने के लिए, अपने आप को अलर्ट रखने के लिए। मैं कैंसर का पेशेंट हो चुका हूँ, अभी मुझको अपनी ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही रहना है कि मुझे ये चीज़ों से बचना है, ये चीज़ों से बचना है, ये चीज़ों से बचना है, ताकि मेरी बॉडी के अंदर कैंसर दोबारा डोमिनेट, गालिब ना हो। सर आपने जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो बताया मॉर्निंग से इवनिंग तक, उस बीच में लिक्विड में क्या क्या दे सकते हैं? पानी, यही तो असल है दोस्तों। बहुत भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेचैनी हो रही है, वीकनेस लग रहा है, तो थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। वो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, यानी अभी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आदमी करते जा रहा है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे आते हैं कि भूख लग जाती है, उतनी हद तक। तनवीर साहब कुछ पूछ रहे थे आप? मैं चैनल देखा था डॉक्टर विश्वरूप करके, उसी की बात चल रही है। हाँ, वो उल्टा बोलता है कि गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स, पूरे मॉडर्न वाले यही बोलते हैं, गोश्त के बारे में, नॉनवेज के बारे में। तो पूरी मॉडर्न दुनिया एकजुट है कि नॉनवेज, बाकी सब कुछ भी खाओ, जो के रोटी खाओ, सब खाओ। मैं मेरी बात पेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग उसको तजुर्बा कीजिए अपने अपने घर पे जाके। मेरे से जब भी मिलना है, कोई भी महफिल, दोबारा बैठेंगे इंशाल्लाह, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या चेंज लग रहा है, ठीक है। मैं पूना में 1991 में एडमिशन लिया हूँ, 30 साल से मैं इसमें हूँ, 30-32 साल, 33 साल हो गए मेरे को इन मेडिकल फील्ड, ठीक है। और जी पूछिए ना। बॉयलर चिकन हार्मफुल है, चिकन नहीं, बॉयलर चिकन, ठीक है। बॉयलर चिकन, और मैंने अभी शुरू किया हूँ देसी चिकन का फार्म शुरू किया हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने शुरू किया हूँ तो मेरे 10 फ्रेंड्स उसको देखते हैं, तो हाँ हम भी उसको थोड़ा सा प्रमोट करेंगे। जी, छील कर खाना चाहिए, छील कर खाना चाहिए। मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने केले पे, केले जो है, एक ऐसा रूम है शायद है, उसके अंदर पूरे केले छोड़ देते हैं, अरे गैस छोड़ते हैं, 2 मिनट के अंदर वो केले क्या हो जाते हैं, 2-5 मिनट के अंदर वो पक जाते हैं, ठीक। इथीलिन ऑक्साइड पता नहीं गैस का नाम। बहरहाल आप लोग इतना समझ के चलिए कि केले लाके आप घर में रख दीजिए 3-4 दिन, कच्चे केले पक जाएंगे वो। एप्पल को ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप छिलका पूरी तरह निकाल के खाइए। मुफीद है, क्यों नहीं है, उसके अंदर फाइबर होते हैं, लेकिन वो फाइबर के चक्कर में केमिकल बॉडी में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कैंसर हो जाता है तो अक्सर वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करता है, तो सर्जरी ही उसका इलाज है, या वो ट्यूमर कभी ख़त्म भी हो जाएगा, वो जो ग्लैंड जो अपनी असल शक्ल में आ सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कैंसर का जो कैंसर का इलाज, ट्यूमर का इलाज आमतौर से क्या है, सर्जरी है ना, सबको मालूम है ये बात। एवरीबडी एग्री विथ मी, कैंसर में ट्यूमर का इलाज सर्जरी से होता है। दोबारा हो सकता है कि ट्यूमर निकालने के बाद हो सकता है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी ख़त्म नहीं हुई है। माउथ कैंसर का पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट आया था, उस पेशेंट की
1-1 साल 2-2 साल के वक्त से 6 सर्जरी हुई है। कितनी? उसका चेहरा बेचारे का वो कट कर करके ज़रा सा बच गया था। बहरहाल कोई चीज़ जो है सर्जरी करना ज़रूरी है, लेकिन सर्जरी करके फिर आप नेचुरल तरीके पे आइए ताकि दोबारा वो चीज़ पनप ना पाए, दोबारा वो ग्रो ना हो। सर आगे ऑब्जर्वेशन है कि 14 साल के 15 साल के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो अचानक से चक्कर आके गिर जाते हैं, तो जो हमारे यूनिवर्सिटी को लाइट्स बताई जाती है, क्या बच्चों को पता चले? देखिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ, सब लोग लिखिए या कोई एक आदमी लिख के सबको सर्कुलेट कीजिए। एक घर में प्रोटीन पाउडर बनाइए आप लोग नेचुरल। उस प्रोटीन पाउडर में डालिए 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम मखाना, 100 ग्राम सिंघाड़े का पाउडर आटा और 100 ग्राम राजगीरा। क्या डालेंगे? घी में नहीं भुनना है। लीजिए उसको पाउडर बना के रखिए और कम से कम 20 से 30 ग्राम सुबह, 20 से 30 ग्राम बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आप उनको स्कूल जाने से पहले दीजिए इंशाल्लाह। आप 1 महीने के अंदर उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ दिखेंगे, 1 महीने में उनका परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ दिखेंगे स्कूल का। अच्छा सिंगाड़ा, राजगीरा बहुत मुफीद। हाँ उसमें खजूर का पाउडर भी डालिए, सॉरी भूल गया मैं। खजूर का पाउडर मिलता है मार्केट में, अवेलेबल है। पाउडर डायरेक्ट डालिए 100 ग्राम 150 ग्राम खजूर का पाउडर, ज़्यादा डालते भी चलेगा इंशाल्लाह। दूध में पका के खीर के ऐसे बना के पीना है सुबह। नाश्ता बेहतरीन नाश्ता है वो। हम काजू बादाम, पिस्ता, खजूर, मखाना और राजगीरा और सिंघाड़े का आटा 20-30 ग्राम, स्पून नहीं 20-30 ग्राम, अच्छी क्वांटिटी। थैंक यू सर, कंक्लूड करें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने कार्ड लाना भूल गया हूँ, लेकिन मेरा क्याम में मोदी खाना है ना, मोदी खाने में गुडलक चौक है, गुडलक होटल, खड्डा मार्केट सबको मालूम है। तो गुडलक चौक में गुडलक होटल के सामने मेरा क्लिनिक है, यूनानी ग्रीक कैंसर केयर सेंटर। करीब 3 फ्लोर का बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोग ओपीडी भी करते हैं, दवाइयाँ भी बनाते हैं और नीचे ऑडिटोरियम है, वहाँ पर हम लोग कोर्सेज क्लासेस भी चलाते हैं और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। अगर किसी को कोई प्रोग्राम वहाँ पर भी अरेंज करना है, 50 लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा है वो, एयर कंडीशन हॉल है, तो वहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई लीड लेता है कि बाबा हम लोग 50 लोगों को जमा कर सकते हैं, मैं 2 घंटे बात करने को तैयार हूँ। मेरे बात करने से अगर एक आदमी को भी उसका फ़ायदा हो गया, कैंसर से बचा या उसको जो है फ़ायदा हुआ, तो मेरे आखिरत के लिए इंशाल्लाह वो काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मस्तान साहब। ये मैं समझता हूँ कि बहुत मुफीद और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आप लोगों के लिए। जिस तरह से आपका पार्टिसिपेशन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर अमल भी करेंगे और जो है अगर मज़ीद आपको रब्ता कायम करना है डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने अपना क्लिनिक का एड्रेस शेयर किया है और हमारे तनवीर साहब अशुबान के जो मेंबर हैं, इनसे भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं, वो भी आपको डॉक्टर साहब से मिला सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुँचे हैं। मैं आवाज़ दूंगा हमारे मदरसे के मोहतमिम जनाब फ़हीम साहब को कि वो आएँ और लम्हे शुक्रिया के 2 अल्फाज कहें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझको इजहार तशक्कुर के लिए मदऊ किया गया है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमको एक बेहतरीन इंसानी शक्ल अता फ़रमाई और उसने हमको सेहतमंद जिस्म अता फ़रमाया। उसके बाद हमारे यहाँ हाज़रीन जो मेहमान ख़ुसूसी थे जनाब फ़ारूक साहब, जो अभी यहाँ मौजूद नहीं, चले गए, वो भी अपना कीमती वक्त निकाल कर आए थे, उनका भी शुक्र अदा करना ज़रूरी है। और इसके साथ में जनाब मौलानी साहब जो उनको लेकर आए यहाँ पर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में जनाब इम्तियाज़ साहब
जो अपना तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख कर हमारी इस छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए हाज़िर हुए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर जो हमारे आज के स्पीकर थे जनाब डॉक्टर मस्तान साहब, और जिनकी बात से आप और हम सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे और बहुत कीमती नसीहतों से उन्होंने हम सबको नवाजा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी बातें हमारी ज़िंदगी के लिए, यानी हमारी ज़िंदगी को एक ताकतवर और तवाना गुजारने के लिए बहुत कामयाब और फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आप सभी से भी दरख्वास्त है कि उनकी जो नसीहत थी उसको अपने पल्ले बांधें और उस पर अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें। और इसके बाद में जनाब हमारे असुबानुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बशीर शेख साहब, उनकी कोशिश और काविशों से ये तमाम तंजीम के जो अरकान हैं सब जमा हुए और इस प्रोग्राम को उन्होंने हमारे सामने पेश किया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ महफिल में आए हुए तमाम हजरात जिन्होंने अपने सवालात भी रखे, सवालात पूछे और वो अपनी ज़रूरत समझते हुए यहाँ अपने वक्त को फारिग करके आए, मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर अशुबानुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान और जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर मैं आप सबका अपनी तरफ से और अशुबानुल मुस्लिमीन की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ ज़ोहर की नमाज़ 1:30 बजे अदा की जाती है और आप सभी से दरख्वास्त है कि ख़वातीन के लिए नमाज का इंतज़ाम इधर हॉल में है और मर्द हजरात यहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप नमाज से फारिग होकर ही तशरीफ़ ले जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।